जरा सोचिए, एक लेखक एक ऐसी दुनिया की कहानी लिखता है जहाँ पर सरकार किताबों को रोकती है, इतिहास को बदलती है, लोगों की निगरानी करती है और सच बोलने वाले लोगों को गायब कर देती है। पर सबसे बड़ी विडंबना तब शुरू होती है जब असल दुनिया की बहुत सारी सरकारें इस किताब को पढ़ने से रोकने लगती हैं। ये किताब थी 1984, जिसे जॉर्ज ऑरवेल ने 1949 में प्रकाशित किया था और किताब का विषय भविष्य की कोई साधारण कल्पना नहीं थी। ये उस भयानक स्थिति की चेतावनी थी जहाँ पर राजनीतिक सत्ता जो है वो सिर्फ इंसान के शरीर पर ही नहीं बल्कि उसकी सोच, भाषा, प्यार और यहाँ तक कि सोचने समझने की शक्ति पर भी कब्जा कर लेता है। इसी वजह से 1984 सिर्फ एक नॉर्मल नॉवेल नहीं रही, ये तानाशाही, सेंसरशिप और सरकार की झूठ को पहचानने का एक प्रतीक बन गई है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। जॉर्ज ऑरवेल का असली नाम एरिक आर्थर बलेर था। उसका जन्म ब्रिटिश इंडिया में हुआ था और उसने कुछ समय बर्मा पुलिस के साथ काम किया। उनके साथ काम करते समय वहाँ उसने कॉलोनियल पावर और आम लोगों के प्रभाव को बहुत पास से देखा था। पर उसकी पॉलिटिकल थिंकिंग का सबसे बड़ा मोड़ स्पेनिश सिविल वॉर के टाइम पर आया। वो फैसिज्म के खिलाफ लड़ना चाहता था, इसीलिए वो स्पेन गया और वहाँ जाकर वो पॉम मिल्टिया के साथ जुड़ गया। वहाँ उसने देखा कि प्रोपेगेंडा सिर्फ दुश्मन के खिलाफ नहीं बल्कि पॉलिटिकल अलाइज के खिलाफ भी अपनाया जा सकता है। लोगों को बिना सबूत के ही ट्रेटर साबित कर दिया जाता था और न्यूज़पेपर इवेंट्स को पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स के अनुसार बदल दिया जाता था और इस तजर्बे ने उसको स्टेलिनिज्म का सख्त विरोधी बना दिया था। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान जॉर्ज ने BBC के लिए भी काम किया था। इसकी वजह से उसे प्रोपेगेंडा को अंदर से समझने का मौका मिला और ये सारे तजर्बे बाद में चलकर 1984 का हिस्सा बने। अब हमें यहाँ पर जानना ये है कि क्या सचमुच 1984 सारे देशों में पूरी तरह पाबंदीशुदा थी? इस सवाल का जवाब थोड़ा सा तो कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ देशों में तो 1984 पर सरकार ने पूरी तरह पाबंदी लगा दी, कुछ जगहों पर इसकी बिक्री और प्रशासन को रोका गया और कुछ लोकतंत्री देशों में स्कूल, लाइब्रेरी और लोकल अथॉरिटीज ने इस किताब को हटाने की मांग की। इसलिए 1984 को पूरे देश में बैन कहना तो सही नहीं है, पर यहाँ एक बात तो पक्की है कि अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं वाली सरकार और कुछ संस्थाओं ने इस किताब का विरोध किया। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ लोगों ने तो इसे कम्युनिज्म विरोधी बताया और कुछ लोगों ने इसे कम्युनिज्म का समर्थन करने वाली किताब बताया। असल में किताब की समस्या किसी एक विचारधारा के साथ नहीं थी। समस्या ये थी कि ये जो किताब थी ये लोगों को सत्ता के काम करने का तरीका समझाती थी। सोवियत यूनियन ने इस किताब को आम लोगों के लिए पब्लिश होने की आज्ञा नहीं दी। सरकार इसको एंटी सोवियत और एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के तौर पर देखती थी। इस किताब में दर्शाया गया एक पार्टी राज, सुप्रीम लीडर की पूजा, सीक्रेट पुलिस, फोर्स्ड कन्फेशंस, नागरिकों की निगरानी उस समय के जोसेफ स्टालिन के साथ मिलती जुलती थी। किताब का जो बिग ब्रदर था वो किसी ऐतिहासिक व्यक्ति की सीधी नकल नहीं थी, पर उस तस्वीर में जोसेफ स्टालिन के पर्सनैलिटी कल्ट, एडोल्फ हिटलर के प्रोपेगेंडा और अलग अलग सरकारी तानाशाहों की झलक दिखाई देती थी। पोलैंड और ईस्टर्न यूरोप के कुछ कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड इलाकों में 1984 को पब्लिश करना मुश्किल था, इसलिए लोग इस किताब को अंडरग्राउंड पब्लिकेशंस, गुप्त ट्रांसलेशन और स्मगलिंग नेटवर्क्स के थ्रू पढ़ते थे। किताब पढ़ने वाले लोगों को वो काल्पनिक दुनिया अपनी हकीकत की दुनिया से मिलती जुलती दिखाई देती थी। सरकार के आंकड़े हमेशा सही बताए जाते थे, असफलताओं के लिए दुश्मन को जिम्मेवार ठहराया जाता था और जो पुराने पॉलिटिकल अलायंस थे उन्हें ट्रेटर साबित कर दिया जाता था। और इसी की वजह से 1984 जो है वो मनोरंजन कहानी की बजाय तानाशाही को समझने वाली एक गुप्त भाषा बन चुकी थी। यूनाइटेड स्टेट में 1984 पर कोई नेशनल बैन नहीं लगाया गया था, पर वहाँ के कुछ स्कूल्स और लाइब्रेरीज में उस किताब को चैलेंज किया गया था। 1981 में जैक्सन कंट्री, फ्लोरिडा में कुछ लोगों ने इस किताब को हटाने की मांग की। उनका दोष था कि ये प्रो कम्युनिस्ट है और इस किताब में सेक्सुअल कंटेंट मौजूद है। अब यहाँ पर एक बड़ी विडंबना पैदा हुई। सोवियत यूनियन वालों ने इसको एंटी कम्युनिस्ट कह के हटाने की कोशिश की थी और वहीं पे दूसरी तरफ फ्लोरिडा इसको प्रो कम्युनिस्ट कह के हटाने की मांग कर रहा था। 2022 में बेलारस से एक सरकारी रिपोर्ट आई जिसमें बुक स्टोर से 1984 की एडिशंस को हटाने की मांग की गई और उस टाइम पे किताब वहाँ के लोगों की फेवरेट किताब बन चुकी थी। इस कहानी में दर्शाई गई सर्विलियंस, प्रोपेगेंडा, पॉलिटिकल रिप्रेशन और सच पर सरकारी कंट्रोल की तस्वीरों को लोग अपने देश के साथ जोड़ने लग गए थे। अब ये सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन चुकी थी।
2014 में थाईलैंड में मिलिट्री कॉप के बाद बोलने और राजनीतिक विरोध करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई थी। इसके विरोध में बैंकॉक के कुछ प्रोटेस्टर्स जो थे वो इस किताब को जनतक जगहों पर चुपचाप पढ़ने लग गए थे और उन लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं थी। उनके हाथ में पकड़ी वो किताब ही उनका असल संदेश था। इसके बाद वहाँ की जो मिलिट्री अथॉरिटीज थी उन्होंने इस पब्लिक रीडिंग को सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मान लिया और वहाँ के कुछ प्रोटेस्टर्स को हिरासत में भी ले लिया। इस घटना ने हमें ये दिखाया कि कई बार सरकार किताबों के शब्दों से ज्यादा इस बात से डरती है कि लोग उन शब्दों को अपनी हकीकत के साथ जोड़ने लग गए हैं। आखिर 1984 की पूरी कहानी क्या है? सरकारें इससे इतना डरती क्यों थी? कहानी ओशनिया नाम के टोटलिटेरियन सुपर स्टेट में घटती है। इसका एक हिस्सा एयर स्ट्रिप 1 है जो एक टाइम पर ब्रिटेन हुआ करता था। इस दुनिया पर पार्टी का पूरा कब्जा है और उसका असल चेहरा बिग ब्रदर है। हर गली, हर ऑफिस और यहाँ तक कि हर घर में उसकी तस्वीर लगी हुई है। हर जगह पर बस एक ही संदेश दिखाई देता था कि दैट बिग ब्रदर इज वॉचिंग यू। लोगों के घरों में टेलीस्क्रीन्स लगी हुई हैं। ये स्क्रीन सरकारी प्रोपेगेंडा दिखाती भी हैं, लोगों की हिलजुल और उनकी आवाज को भी रिकॉर्ड करती है। किसी व्यक्ति ने गलत शब्द बोला है या नहीं, सिर्फ यही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनके चेहरे पर कोई शक या फिर गुस्सा भी उन्हें थाउट पुलिस की निगरानी में ले जाता था। मतलब ये कि यहाँ पर सिर्फ सरकार के विरुद्ध काम करना ही नहीं बल्कि उनके विरुद्ध सोचना भी एक थाउट क्राइम है। इस कहानी का मुख्य पात्र विंस्टन स्मिथ है। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रूथ में काम करता था। नाम सुन के तो ऐसे ही लगता है कि यहाँ पर सच की रक्षा की जाती होगी, पर असल में इसका काम सच को नष्ट करना है। जब भी पार्टी अपनी पॉलिसी बदलती है तो विंस्टन अपने न्यूज़पेपर, स्पीचेस और रिकॉर्ड्स दोबारा लिखता है। विंस्टन की मुलाकात जूलिया से होती है। पहले विंस्टन को शक होता है कि शायद जूलिया थाट पुलिस के लिए काम करती है, पर बाद में उसे पता चलता है कि वो भी अंदर ही अंदर पार्टी से नफरत करती है। दोनों के बीचकार रिलेशनशिप बन जाता है। आम समाज के लिए तो वैसे वो एक प्राइवेट लव अफेयर होता, पर ओशनिया में प्यार भी एक पॉलिटिकल रेबेलियन है। पार्टी चाहती है कि किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी लॉयल्टी जो है वो अपने पेरेंट्स, पार्टनर या ब्रदर सिस्टर के लिए नहीं बल्कि बिग ब्रदर के लिए होनी चाहिए। इसलिए परिवार को भी सर्विलेंस सिस्टम में बदल दिया गया। बच्चों को अपने पेरेंट्स की जासूसी करने के लिए और उनके शक्की बिहेवियर की रिपोर्ट तैयार करने के लिए भी कहा जाता है। इसलिए विंस्टन और जूलिया का प्यार सिर्फ दो लोगों का रिलेशन ही नहीं बल्कि प्राइवेट वर्ल्ड को बचाने की कोशिश है जहां पर सरकार भी ना पहुंच सके। विंस्टन को लगता है कि ओब्रियन नाम का एक सीनियर पार्टी ऑफिशियल गुप्त रेजिडेंस का मेंबर है, इसलिए वो उस पर भरोसा कर लेता है, पर वो उनके द्वारा बिछाया गया एक जाल होता है। ओब्रियन असल में पार्टी का एक वफादार अधिकारी है। विंस्टन और जूलिया दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसके बाद विंस्टन को फिजिकल टॉर्चर नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर भी दिया जाता है। ओब्रियन सिर्फ उसके ये नहीं बताना चाहता था कि सरकार ताकतवर है, बल्कि वो ये चाहता था कि विंस्टन अपनी आंखों, यादों और तर्क पर विश्वास करना छोड़ दे। अंत में उसे रूम नंबर 101 में ले जाया जाता है जहां पर उसे सबसे बड़े डर का सामना करवाया जाता है और अपनी जान बचाने के लिए विंस्टन जूली को धोखा दे देता है और उनसे मांग करता है कि उसकी सजा जूलिया को दे दी जाए और यहीं पे पार्टी की जीत हो जाती है। पार्टी ने सिर्फ विंस्टन का शरीर ही नहीं तोड़ा था, उन्होंने उसका प्यार, लॉयल्टी, करेज और इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी तक को तोड़ के रख दिया था। कहानी के एंड में विंस्टन उसे बिग ब्रदर से प्यार करने लग जाता है जिससे वो एक टाइम पर बहुत ज्यादा नफरत करता था। लोग अक्सर यही समझते हैं कि 1984 की जो मुख्य थीम है वो सर्विलियंस है, सिर्फ निगरानी ही इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है, पर किताब का केंद्रीय विषय इससे भी गहरा है, कंप्लीट डोमिनेशन। पार्टी लोगों को सिर्फ कानून की पालना करना नहीं बल्कि उनकी रियलिटी पर कब्जा करना चाहती थी। वो चाहते थे कि लोग वही याद करें जो पार्टी कहे, उसी को सच माने जिसे पार्टी सच बनाए। सिर्फ उन्हीं शब्दों को यूज किया जाए जो पार्टी की इजाजत से मौजूद हों और आखिरकार वो वही महसूस करे जो पार्टी उनसे महसूस करवाना चाहती थी। मतलब ये कि वो चाहते थे कि आम जनता पूरी तरह से उनके कंट्रोल में आ जाए। उसका एक ही मकसद है, पावर को हासिल करना और हमेशा के लिए उस पावर को कायम रखना। ओशनिया में हर रोज 2 मिनट के लिए हेट करवाया जाता था। लोगों को स्क्रीन के सामने इकट्ठा करके ऑफिशियल एनिमीज के खिलाफ चीखने के लिए मजबूर किया जाता था। इसका मकसद जानकारी देना नहीं बल्कि लोगों के इमोशंस को एक डायरेक्शन देना है। लोगों में लोनलीनेस, फियर की वजह से जो गुस्सा पैदा हुआ होता है वो सरकार की तरफ ना जाए, इसलिए वो उन्हें बाहरी दुश्मन की तरफ मोड़ देते हैं।
लगातार चल रही वॉर भी इसी सिस्टम का हिस्सा है। जंग स्कैरसिटी को जस्टिफाई करती है, इमरजेंसी पावर्स को नॉर्मल बनाती है और हर एक सरकारी फेलियर के लिए एक एनिमी मुहैया करवाती है। ओशेनिया, यूरेशिया और ऑस्ट्रेशिया आपस में लड़ते रहते हैं, लेकिन उनके ऑफिशियल एनिमीज हमेशा बदलते रहते हैं और लोगों को हर नया झूठ तुरंत स्वीकार करना पड़ता है। इस राही जॉर्ज ऑरवेल बताते हैं कि एक डरी हुई पॉपुलेशन को सवाल पूछने वाली और शांत पॉपुलेशन से कंट्रोल करना कई गुना आसान होता है। ओशेनिया का समाज 3 मुख्य वर्गों में बांटा हुआ था, इनर पार्टी, आउटर पार्टी और प्रोल्स। इनर पार्टी रूलिंग क्लास है जिसके पास असली पावर है। आउटर पार्टी के मेंबर सरकारी काम करते हैं और ज्यादातर निगरानी के नीचे रहते हैं। प्रोल्स पॉपुलेशन का सबसे बड़ा हिस्सा है, पर उनको पॉलिटिकली अनइम्पॉर्टेंट समझा जाता है। उनको बेसिक एंटरटेनमेंट, गैम्बलिंग और डेली सर्वाइवल में उलझे रहने दिया जाता है। यहाँ पर जॉर्ज ऑरवेल दिखाता है कि कई बार लोगों को जानबूझकर सर्वाइवल में इतना ज्यादा व्यस्त रखा जाता है कि उनके पास एजुकेशन और पॉलिटिकल क्वेश्चन के लिए समय ही नहीं रहता। 1984 कोई कैलेंडर प्रेडिक्शन नहीं थी। जॉर्ज ऑरवेल ये नहीं कह रहे थे कि 1984 नाम के साल में दुनिया बिल्कुल ओशेनिया जैसी बन जाएगी। ये तो बस सिर्फ एक वार्निंग थी। वो सिर्फ ये पूछ रहे थे कि सेंसरशिप, प्रोपेगेंडा और सेंट्रलाइज पावर को अगर समय सिर ना रोका जाए तो वो कहाँ पर पहुँच सकते हैं। उनका पहला संदेश था कि ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के बिना डेमोक्रेसी जो है वो जिंदा नहीं रह सकती। उनका दूसरा संदेश था कि लैंग्वेज को जिंदा रखना बहुत जरूरी है। उनका तीसरा संदेश था डिक्टेटरशिप सिर्फ सोल्जर्स और प्रिजनर्स के साथ नहीं चलती। वो एजुकेशन, प्रोपेगेंडा, एंटरटेनमेंट, फियर, रिवॉर्ड्स और सोशल प्रेशर्स के साथ भी ओबीडेंस पैदा कर सकती है। चौथा संदेश था कि प्राइवेसी कोई छोटी पर्सनल लग्जरी नहीं है। फ्रेंडशिप, लव, फैमिली, ट्रस्ट और पर्सनल मेमोरी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। पांचवा संदेश ये है कि किसी भी लीडर को सच से ऊपर नहीं रखना चाहिए। जब लीडर की इमेज सुपर ह्यूमन बन जाती है तो उसका हर एक झूठ सच और हर एक विरोधी ट्रेटर घोषित कर दिया जाता है। ये थी 1984 किताब की पूरी कहानी।